उज़न कब से अपने कमरे में बैठा इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। उज़न और इसका कमरा आमने सामने ही थे। जब काफ़ी देर तक भी इसे बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो वो उठकर बाहर निकला। पांडे के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर उज़न ने बुरा सा मुंह बनाया। बच लो, आना तो इसी चमगादड़ के पास ही है ना। उज़न मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब अफरा अपनी ठोस पंजाबी ज़ुबान में इसे यहाँ से जाने को कहती है। उज़न को अफरा के मुंह से पंजाबी बहुत पसंद थी। यही वजह थी कि अफरा पंजाबी कम बोलती थी। अफरा को जब घर में खामोशी महसूस होती है तो वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आती है। लाउंज में उज़न को आड़ा तिरछा लेटा देखकर वो इसकी तरफ बढ़ती है। काफ़ी देर इसको इसी तरह देखने के बाद अफरा दिल में खुद से मुखातब होती है, प्यार तो है, बस हरकतें ही अजीब हैं चमगादड़ की। अभी वो सोच ही रही थी कि इसे अपनी कमर पर किसी का लम्स महसूस हुआ। अफरा को गहरी सोच में डूबा देखकर वो इसकी कमर में हाथ डाल गया। अफरा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है पर उज़न की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। उज़न इसकी आंखों में देखकर शरारत से कहता है, ला हौला वाला कुव्वता। अफरा हड़बड़ा कर नफ़ी में गर्दन हिलाती है। उज़न बोलते हुए इसकी गाल पर अपने दांत गाड़ता है। इसकी गाल को थोड़ा सा काट कर उज़न वहाँ अपने लब रख देता है। इसकी हरकत पर अफरा के दिल ने बीट महसूस की थी कि अचानक इसका पाँव फिसलता है जिससे वो उज़न के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों की धड़कनें एक हो जाती हैं। अफरा को उज़न की धड़कन अपने सीने में धड़कती महसूस होती है। उज़न के हाथ अफरा की कमर से गर्दन तक आते हैं। इसकी गर्दन को प्यार से सहलाते हुए जब अपना हाथ इसके बालों में उलझाता है जिससे अफरा को अपने रगों पे में सुकून उतरता महसूस होता है। आज पहली बार इसकी इतनी दिद्दा दिलेरी पर उज़न हैरानी से अपनी पूरी आंखें खोल गया। फिर खुद ही इसका साथ देते इसका लब चूमने लगा। अफरा अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी और हैरान भी कि इसने आज ये क्या कर दिया। अभी उज़न और कोई गुस्ताखी करता कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ इसे सुनाई दी। वो खुद भी सीधा होकर बैठ गया। उज़न नासमझी से इसकी पीठ देख रहा था कि अब क्या हो गया इसको। उज़न भी अफरा के पीछे इसके कमरे में जाता। इसके दाखिली दरवाजे से सोहा आती हुई नज़र आती। सोहा इसे लाउंज में बैठा देखकर इसकी तरफ आती है और सलाम करती है, वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, कैसी, और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। सोहा शरारत से कहती है, हाँ तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। उज़न इसकी शरारत समझता इसे भगाने वाले अंदाज में कहता है, सोहा खामोशी से अपने कमरे में आ जाए। कमरे में आते ही सोहा गुस्से से दरवाज़ा बंद करती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। आईने में खुद को देखते हुए सोहा अपनी साड़ी का पल्लू हटाती है जिससे इसकी गर्दन पर सुर्ख निशान वाज़िया नज़र आते हैं। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। सोहा गुस्से से इसे मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजती अपना गुस्सा उतार रही होती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकलती है और सोने के लिए लेट जाती है पर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोहा के जहन में अलग अलग सोचें गर्दिश कर रही थीं। क्लास फेलो ने इसे आकर ज़ारियान के बारे में बताया था कि वह तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत का ड्रामा कर रहा है, तुम इससे दूर रहो। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, जो सब कुछ झूठा बोलकर एक शख्स पर एतबार कर रही थी। सोहा अपनी बेवकूफ़ी को याद करते हंसने लगती है। हाँ, पर अब तुम इस पर यकीन नहीं करोगी। पार्टी के बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। ज़ोहान और अनाब भी घर पहुंच गए थे। अनाब तो आते साथ ही फ्रेश होने जा रही थी पर ज़ोहान ने इसे पकड़कर अपने नज़दीक कर लिया। हाँ ना, दिन में ही तो तुम्हें बोला था तुम्हारी अमली तारीफ़ करूँगा, पर तुम तो आते साथ ही वॉशरूम में घुस रही हो। रोज़ ही तो करते हैं, आज क्या स्पेशल है। इसकी बात पर शर्माने की बजाय अनाब बेबाकी से जवाब देती है, हाँ मेरी बेगम पहले से ही तैयार है मेरी शिद्दतें सहने के लिए। ज़ोहान इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर कहता है, बस तुम कभी शराकत मत करना, मैं मर जाऊंगी। अनाब इसकी आंखों में देखती मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहती है, बेफिक्र रहो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा। इस पर किसी काली गिटार की तरह छा जाता है रूहे मन, तुम्हारे होंठों का तबस्सुम, तुम्हारी आंखों की मदहोशी। इसके होंठों को नरमी से चूमकर वो दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखता है। तुम्हारे लहजे का ठहराव, तुम्हारे लंबे बाल, गिरदन के तिल। इसके चेहरे पर अपना हाथ सहलाते हुए ज़ोहान इसकी गर्दन पर मोहब्बत से अपने लब रखता और तुम्हारी नथली, इन सब पर यह इंकशाफ हुआ कि तुम वाजिब मोहब्बत हो। इसके इतने प्यारे इजहार पर मोहब्बत अनाब से इसके माथे पर लब रखती है। मैं रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसमें मुझे आपसे नवाजा। आप जैसा हमसे पर मिलना खुशकिस्मती है। अनाब भी इसका पूरा पूरा साथ देती है। इसके होंठों को छोड़कर ज़ोहान अपनी शर्ट के बटन खोलता है। बटन खोलने के बाद वो शर्ट को उछाल कर फेंकता है। इसकी गर्दन पर जावजा अपना लमस छोड़कर ज़ोहान इसकी मैक्सी उतारता है। इसकी बराबरी इसके जिस्म से जुदा करने के बाद वो मानी खजी नज़रों से अनाब की तरफ देखता है।
जोहान बेखुद सा होता इसके सीने पर झुका और वहाँ अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। कभी इसका एक बार चूमता तो कभी दूसरा। नाब इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाती उसको देखने लगी तो वो भी आंखें बंद किए हुए पड़ी होती है। जोहान इसके बालों की तरफ देखता है और फिर झुककर इसकी निप्पल के इर्द गिर्द अपनी ज़ुबान फेरने लगता है। वहाँ अपनी ज़ुबान फेरता जोहान इसे तड़पा रहा था। अनाब ज़रा ऊपर होती है और इसकी तरफ देखती है जो अभी तक इसकी निप्पल पर ज़ुबान फेर रहा था। खान जी खान की जान ऐसे नहीं करे प्लीज़, अनाब मासूमियत से कहती है। जोहान हल्के से मुस्कुराता है और मुकम्मल तौर पर इस पर काबिज हो जाता है। सुबह के 4 बजे जोहान इससे अलग हुआ था। दोनों बारी बारी फ्रेश हुए और साथ नमाज अदा की। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए लेट गए क्योंकि इन्हें सुबह यूनी भी जाना था। अगली सुबह 7 बजे के वक्त अफरा अपने कमरे से जल्दी से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाती है पर पीछे से ही कोई बड़ी तेज़ी से इसे पकड़ता है। अब भी वो बहुत जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी पर उज़न ने फिर भी इसे पकड़ लिया था। क्या हुआ, इतनी तेज़ी में कहाँ जा रही हो? उज़न इसे अपने सामने खड़ा करके सवाल करता है। अफरा अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल करती है। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? और ये ज़बान जो कभी रुकती नहीं आज अटक कैसे रही है? अहम पांडा, क्या हुआ यार, इतना घबरा क्यों रही हो? अफरा कोई जवाब नहीं देती, बस खामोश रहती है। अच्छा चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मैं इधर से ही गुजरूँगा। नहीं, मैं बाबा के साथ चली जाऊँगी, आप रहने दें। अफरा की नज़रें अभी तक झुकी हुई थीं। अहम कल वाले वाक़ये से कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही हो। शर्माने की क्या बात, तुम मुझ पर हक रखती हो। उज़न इसके बालों की लट अपनी उंगलियों में लपेट कर कहता है, जी मेरा ही हक है और किसी का हो भी नहीं सकता, पर क्या है ना, मैं आपकी तरह इतनी बेबाक नहीं हूँ। अफरा हल्की आवाज़ में अपनी बात कहती है। उज़न जानकर इसे तंग कर रहा था। छोड़े, मुझे कॉलेज जाना है। कल जो काम अधूरा रह गया था इसको पूरा ना करूँ और वैसे भी कॉलेज में अभी वक्त पड़ा है। उज़न बोलते हुए इसकी कमर में हाथ डालता है और अपने बेहद नज़दीक कर लेता है। इसकी कमर को हल्के हल्के दबाता उज़न इसके होंठों पर झुक गया। अफरा बेहाल सी होती इसके साथ लग गई। इसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसकी कमर को सहलाता उज़न इसका सांस तरतीब में लाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद अफरा सीधी हुई और इसे खुद से दूर करने लगी। अब तो जाने दे, मुझे लेट हो जाएगा। अफरा फिर से वही बात दोहराती है। बोला तो है मैं छोड़ दूंगा, तो तुम मान क्यों नहीं रही? हाँ, पर ताया अब्बू को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। उज़न अपनी बात कहकर इसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। वो दोनों नीचे पहुँचे तो मिसेस कासम किचन में मुलाज़िमों के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। ताई अम्मी, मैं और अफरा निकल रहे हैं। मैं रास्ते में अफरा को कॉलेज छोड़ दूँगा, फिर ऑफिस चला जाऊँगा। मिसेस कासम किचन से बाहर आकर कहती हैं, नाश्ता कर लो। नहीं, बस भूख नहीं है। उज़न मना कर देता है। अरे अम्मी, आप मुझे नाश्ता दें, मुझे भूख है। वो दोनों नाश्ता करके निकल पड़ते हैं। गाड़ी में उज़न इसे मैनी खेजी नज़रों से देखे जा रहा था। अफरा बिना इस पर ध्यान दिए किताब में मुँह दिए बैठी थी। गाड़ी रुकते देख अफरा उज़न की तरफ देखने लगी। उज़न मुस्कुराता हुआ झुका और फिर से इसके होंठ चूमने लगा। तुम्हारे ये छोटे से गुलाबी होंठ खा जाने को दिल करता है। उज़न इसके भीगे होंठ साफ करते हुए कहता है। अफरा कुछ नहीं बोलती, बस तेज़ी से गाड़ी से निकलती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। अब तुम्हें बहुत जल्द अपने पास लाना पड़ेगा पांडा, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल लगता है। उज़न मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है।